प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज कक्षा नवम, विषय इकोनॉमिक्स, पाठ निर्धनता। उसमें आज का विषय वस्तु है असुरक्षित समूह। आज हम लोग पढ़ेंगे असुरक्षित समूह के विषय में कि असुरक्षित समूह कौन है, किस प्रकार से वह असुरक्षित है। देखिए, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो है आज के समय में भी भारत में जितने भी सामाजिक समूह हैं और आर्थिक वर्ग में एक समान नहीं है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए और सामाजिक समूह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात आज भी एक जैसा नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति कहा जाए कि सर्वाधिक रूप से असुरक्षित है, वे लोग हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कौन लोग आते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे समाज में आज रहने वाले जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सभी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में आते हैं। कुछ जंगली क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो सभी अनुसूचित जनजाति के परिवार में आते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आर्थिक समूहों में सबसे अधिक असुरक्षित समूह है ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। ये दो परिवार जो है सर्वाधिक रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से असुरक्षित है। देखिए, आलेख भी दिया हुआ है, आलेख के अनुसार भी हम आपको बताएंगे। सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को नीचे का जो आलेख दिया हुआ है वो आपको दर्शाता है। आगे हम आपको बताएंगे। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी वर्गों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते और कर पाने में असमर्थ भी हैं। इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में 34% लोग अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जनजाति भी निर्धन है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारे निर्धन लोग हैं जो हमारे समाज में है। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में सुविधा वंचित सामाजिक समूह भी है जिनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित किया जा चुका है। यह है आलेख भारत में निर्धनता 2000 सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ये नीचे दिया हुआ है। आप देखेंगे इस आलेख को। इस वर्ग में प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता की संख्या दिखाया गया है। ये सबसे बड़ा दंड चार्ट जो दिख रहा है ये अनुसूचित जनजाति का है, ये जो 43% है। अनुसूचित जाति के 29%। भारतीय निर्धनता अनुमान औसतन 22%। अनियमित कृषि श्रमिक जो ग्रामीण क्षेत्र में है 34%। अनियमित मजदूर गैर कृषि श्रमिक जो शहरी क्षेत्र में है वो भी 34% हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये प्रतिशत यहाँ दंड चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि हमारे समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन लोग, अनियमित कृषि श्रमिक, अनियमित शहरी श्रमिक का अनुपात कितना है। अब देखिए, यहाँ एक फोटो दिखाया गया है कि मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका। इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों का विद्यालय कैसे भेजूंगा। ये संकेत है
कि अगर गरीब माँ पिता अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो वो विद्यालय बच्चे को भेज करके कैसे पढ़ाएगा, उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। भूमिहीन अनियमित दहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या भी गंभीरता से दिखाई देता है। देखिए, दहाड़ी श्रमिक उसको कहते हैं जो रोज़ का रोज़ काम करता है और रोज़ मजदूरी ला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसको हम दहाड़ी मजदूर कहते हैं। हम देखते हैं कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को अगर छोड़ करके अन्य सभी तीनों समूह, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार, ये सभी में निर्धनता में थोड़ी कमी आई है। ये थोड़ा सा कम हुआ है, इनका स्तर कुछ घटा है। सामाजिक समूहों के अलावा परिवार में भी आय असमान है। परिवार का आय एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो गरीब परिवार है उस परिवार में सभी लोगों को कुछ न कुछ कठिनाइयाँ होती है और उस कठिनाई का सामना पूरे परिवार के लोगों को करना पड़ता है। देखिए, निर्धन परिवार में सभी लोगों की कठिनाइयों का सामना जो करते हैं लोग, उसमें से कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे से भी उनको अधिक कठिनाई होती है। कुछ में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है। वो जो संसाधन हैं उससे भी वो अलग रहते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। अब एक कहानी के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, शिवरमन की कहानी है यहाँ पर। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहता है। शिवरमन आयुर यथा थियार यानी मोची जाति का है, जूता चप्पल बनाता है और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। शेष दिन वह काम उसे नहीं मिल पाता। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसे काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन 65 वर्ष की विधवा माँ है। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ भी है घर में। वो माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसके 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे भी हैं, जिसकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में है। उनमें से 3 लड़कियां हैं, सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है। और विलासिता का मतलब होता है शौक़ से कोई काम करना। धनाढ़ लोग में जैसे बड़े ही शौक़ से लोग काम किया करते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है फिर भी वो काम करते हैं, उसी को विलासिता कहते हैं। उसके बस में से बाहर है। फिर भी एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसीलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और उससे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन जो है अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहिता बहन की
उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। इस प्रकार से उसके परिवार का खर्च चलता है। तो आप देख सकते हैं कि एक परिवार की कहानी हम आपको सुनाए, गरीब परिवार की। उसके परिवार में कितनी कठिनाई है, कितनी मजबूरी है। शायद ये कठिनाई आपके पास नहीं है, आप इसका अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह कठिनाई कितनी दर्दनाक है, आप शिवरमन की कहानी से आपको लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।